नमस्कार। आज की वीडियो हम लोग देखते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्लास 10 से आएगा। तो बच्चों तैयार है? तो हम लोग देखते हैं जल्दी क्विक रिकैप पे हम लोग आज क्वेश्चन को देखते हैं और इस क्वेश्चन को जल्दी से आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे और यहीं से प्रश्न आपको निसंदेह आएगा 100% गैस। जहाँ पे हम लोग गए हैं वहाँ पे सेट में यही सब क्वेश्चन को हम लोग ऑथराइज किए हैं। तो शुरू करते हैं। लघु करिए और डायग्राम जो बनाना है उसके लिए हम बहुत ध्यान से इसको देखेंगे कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे होगा। पहला क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी से। लिखिए, मनुष्य में वृक्क कौन सा अंग है? मनुष्य में वृक्क कौन सा अंग है? प्रश्न को पुनः समझेंगे। मनुष्य में वृक्क कौन सा अंग है और इसके आगे है इसके इकाई को क्या कहते हैं? इसके इकाई पता है इसका? बोलो। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसका उत्तर लिखेंगे यह एक उत्सर्जी अंग है। यह एक उत्सर्जी अंग है एवं इसके इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। एग्जाम में समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। एकदम लंबा तुला उत्तर लिखना है और इतना बेहतर टाइम मैनेजमेंट करना है जिससे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। अमीबा में श्वसन किसके द्वारा होता है? अमीबा में श्वसन किसके द्वारा होता है? प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। क्या किन्हीं को इसका उत्तर पता है कि अमीबा में श्वसन किसके द्वारा होता है? और कोई बोलना चाहेंगे? उत्तर लिखेंगे। अमीबा में श्वसन अमीबा में श्वसन डिफ्यूजन, इंग्लिश में भी लिख लेंगे हम लोग DIFFUSION, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। तीसरा प्रश्न, लाल रुधिर कणों का रंग लाल क्यों होता है? कौन बताएंगे? हीमोग्लोबिन के कारण। वेरी गुड। हीमोग्लोबिन होने के कारण लाल रुधिर कणों का रंग लाल होता है। प्रश्न नंबर 3, रुधिर का रंग लाल क्यों होता है? उत्तर लिखेंगे। रुधिर का रंग हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। इस तरह से जो भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट आपको कंटेंट जहाँ पे दिखे उसके नीचे अंडरलाइन कर दे और एग्जाम में 2 पेन जरूर लेकर जाएं। पहला हो गया ब्लू और ब्लैक। अंडरलाइन जो भी करें उसको आप ब्लैक पेन से कर ले, जैसे यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ है। डिफ्यूजन हो गया, बीच यहाँ पे उत्सर्जी अंग हो गया। हाईलाइटर थोड़ा सा दिखाएं क्वेश्चन में, जिससे एग्जामिनर जो है वो कॉपी चेक करेंगे, उनको बहुत सहूलियत होगी और सुपर से ऊपर नंबर मिलेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसको मिटाए ना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? बोलिए, किस ग्रंथि को? किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है?
अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं, इसका आंसर लिखेंगे मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड को कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्रंथि या ग्लैंड को कहा जाता है। अगला प्रश्न हुआ, इस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? क्योंकि यहीं से सारे ग्लैंड का सेक्रेशन होता है और जितने भी एंजाइम्स होते हैं या फिर जो भी हार्मोन का सेक्रेशन होता है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से ही शुरू होता है। इसी कारण से क्या बोलेंगे? मास्टर ग्रंथि बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? मास्टर ग्रंथि बोलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है? तो इस निषेचन जो होता है ना स्त्रियों में, वह फैलोपियन ट्यूब में होता है, ना कि अंडाशय में होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होगा? फैलोपियन ट्यूब में। किसमें? बोलिए किसमें होगा? फैलोपियन ट्यूब। उत्तर लिखेंगे, स्त्रियों में निषेचन, स्त्रियों में निषेचन फैलोपियन ट्यूब में होता है। और निषेचन की प्रक्रिया इस फैलोपियन ट्यूब से होने के बाद तब अंडाशय में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यानी कि वहाँ निषेचन नहीं होता, निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में और वहाँ से वो ट्रांसफॉर्म होकर के तब अंडाशय में जाता है और वहाँ से ओवरी में बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है। तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे? फैलोपियन ट्यूब। कहाँ होगा? कहाँ पर होगा? बोलिए कहाँ पर होगा? फैलोपियन ट्यूब। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। और बाहर के लिए कुछ नहीं, हम लोग क्लास में इतना बेहतर याद कर लेंगे, एग्जाम में हमें मजा आएगा और बहुत अच्छा सा एग्जाम देंगे। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। बहुत ही सुखद और बढ़िया जीवन हो आपका। और अब की बार 400 प्लस पार ना, 400 तो हर बार पार हुआ है, इस बार 430 पार जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? यकृत, लीवर को। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेंडल के प्रयोग एक संकरण से प्राप्त समलक्षणी और समजीवी अनुपात क्या है? मतलब मेंडल जो प्रयोग में मटर का पौधा लिए थे, क्या लिए थे? तो अगला प्रश्न होगा कि मेंडल के प्रयोग में मटर के पौधे को चुनना एवं समलक्षणी तथा समजीवी अनुपात क्या है? सबसे पहले आप लोगों से कोई बताइए कि मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों लिया था? क्योंकि उसका प्रजनन क्षमता अत्यधिक होता है। और कुछ? वो जल्दी से वृद्धि करता है, उसका कार्यकाल। बहुत अच्छा, कम समय में उसके जनरेशन के बारे में हम लोग पता कर सकते हैं। इसके साथ ही मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए लिया था कि इससे पहले बहुत सारे जो भी वैज्ञानिक थे ना, वो पहले भी मटर पे एक्सपेरिमेंट किए थे। और मटर पे एक्सपेरिमेंट करने का क्या हुआ था ना कि उनका
जो शोध था, मतलब रिसर्च था, वो बहुत ज्यादा आगे बढ़ गया था और उसमें जानना बहुत आसान हो गया था, जिस कारण पीढ़ी दर पीढ़ी वो उसमें परिवर्तन को जान सकते थे कि कितना परिवर्तन हुआ। तो हरा पौधा, मतलब हरा बीज लिए, पीला बीज लिए, सूखा बीज लिए, डिफरेंट तरह का बीज लेकर के उसको प्रयोग किए। तो आगे हम लोग देखते हैं कि मटर अनुकूल था, जो जनरेशन को बता देता था। तो लिखेंगे उत्तर में अनुकूलता के कारण, अनुकूलता, उसके बाद के कारण, पूर्व में चयन किए जाने के कारण एवं कम समय में परिणाम प्राप्त करने के लिए मेंडल ने मटर के पौधे का चयन किया था। डिस्क्रिप्शन में भी पूछता है, अभी इंटरमीडिएट के एग्जाम में भी इससे प्रश्न जो मेंडल के द्वारा किया गया था। तो इसमें क्या हो गया कि इसमें क्या खासियत थी, इस खासियत के आधार पर लोगों ने, इस मेंडल साहब ने ये मटर के पौधा को चयन किया था। अब इसे प्रश्न में कह रहा है समलक्षणी और समजीवी अनुपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके नीचे लिख लेंगे समलक्षणी, समलक्षणी अनुपात। अब समलक्षणी अनुपात क्या होगा, इसको लिखेंगे, ध्यान से उतारते चलेंगे। समलक्षणी अनुपात कितना है? समलक्षणी अनुपात 3:1। बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसको बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा ये प्रश्न। तो इसका हो गया समलक्षणी अनुपात 3:1 है। और हम बात करें इसका समजीवी अनुपात, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यार। कितना है इसका? 1:2:1, 1:2:1, या फिर इसको क्या बोलेंगे 9:3:3:1। समलक्षणी अनुपात में इसकी प्रक्रिया जब बढ़ेंगे तो 9:3, 3:1, यह इसका हो गया समलक्षणी अनुपात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इस तरह से क्विक रिकैप में हम लोग देख सकते हैं कि किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। बच्चों आप लोग जरूर याद रखें कि पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है उसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। स्त्रियों में निषेचन कहाँ होता है, बहुत सारे बच्चों का जवाब और जल्दी से बोलते हैं कि स्त्रियों में निषेचन की जो क्रिया जो होती है वह उसके ओवरी या अंडाशय में होता है, जबकि निषेचन क्रिया जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। तो ये बहुत ही जटिल और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, दिमाग में रखेंगे। फैलोपियन ट्यूब में निषेचन क्रिया होती है। अगले प्रश्न को देखिए कि मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है उस ग्रंथि को कहा जाता है यकृत। लीवर जो होता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मेंडल ने प्रयोग में मटर के पौधों को चुना। इसका कारण था कि इसमें पहले से ही बहुत सारे वैज्ञानिकों ने आविष्कार कर लिया था, रिसर्च किया था, और परिणाम को जानने के लिए इस प्रकार से मटर पर चयन करना, अनुकूलता के कारण सारे सिद्धांत को बताया, जिस कारण से उन्होंने इसका चयन किया था। समलक्षणी अनुपात के बारे में बात की जाए 3:1 है। समजीवी अनुपात 9:3, 3:1 है। आप लोग का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि बच्चों आपका ब्राइट फ्यूचर क्लास 12, 10 के एग्जाम पे ही डिपेंड करता है। आप लोग बेहतर से बेहतर कंसंट्रेट होकर मैंने इसका वीडियो डाला कि परीक्षा से पहले क्या करें। आप लोग उसे देखें कि परीक्षा से पहले हम कौन सा नियम को अपनाएं, कैसे सेंटर पे जाए। ये वीडियो आप पीछे आप देख सकते हैं कि कैसे हम लोग अच्छा से बेहतर रिजल्ट लाए और मन को कंसंट्रेट रखें और मन में भावना रखें कि मुझे सारे प्रश्न आते हैं। निस्संदेह बहुत अच्छा करेंगे, पहले से ही आप अच्छा करके जाए। तो बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। उस वीडियो में आप देखेंगे कि परीक्षा से पहले हमें कौन कौन सा नियम अपनाना है, क्या खा के जाना है, क्या कैसे पहन के जाना है, कैसे क्लास में इन करना है। तो आप जरूर देखें इस चीज को। अब आगे हम लोग देखते हैं अगले वीडियो में कि रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। अगला प्रश्न है रक्त के विभिन्न अवयवों के नाम लिखें। इंपॉर्टेंट, रक्त यानी ब्लड। कोई बता सकते हैं क्या? हाँ बोलिए, अनामिका बोलिए। RBC, WBC। चलिए, और कोई और कुछ छूट रहा है क्या? हाँ, वेरी गुड। उत्तर हम लोग लिखेंगे रक्त के विभिन्न अवयव हैं। रक्त
के विभिन्न अवयव हैं। एग्जाम में आप ऐसे ही करेंगे पूरा, एक में लिखेंगे ऊपर नीचे RBC, दूसरा हो गया WBC। अब कोई बताएंगे क्या RBC क्या है? हाँ, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पूल्स, है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसका काम क्या है? इसी के इसमें क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन। क्या पाया जाता है? बॉयज बोलो, क्या पाया जाएगा? हीमोग्लोबिन। वेरी गुड। और इसके बाद हो गया प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा। और चौथा हो गया प्लेटलेट्स। ये 4 मौलिक अलग अलग अवयव पाए जाते हैं जो रक्त में RBC हो गया, WBC हो गया, प्लाज्मा हो गया, प्लेटलेट्स हो गया। तो ऐसे एग्जाम में जब लिखेंगे ना, ऊपर नीचे सीक्वेंस में ही लिखेंगे। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पारितंत्र, पारितंत्र किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अगला प्रश्न है, पारितंत्र किसे कहते हैं? कोई बता सकते हैं? इसको बोलते हैं इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र या परितंत्र किसे बोलेंगे? हाँ, बहुत अच्छा है। इसका उत्तर लिखते हैं हम लोग। किसी क्षेत्र के, देखिए किसी भी क्षेत्र के, किसी क्षेत्र के सभी जीव तथा वातावरण के अजैव घटक और जैव घटक संयुक्त रूप से पारितंत्र इकोसिस्टम बनाता है। अब देखिए किसी निश्चित क्षेत्र के, जहाँ पर ना कहीं यहाँ है तो इस भाग के बारे में चर्चा करेंगे। सब जगह क्लाइमेट अलग अलग है, सब जगह का वातावरण अलग अलग है, तो वहाँ के क्षेत्र के अब 2 चीज हो गया। सभी जीव मतलब जैव घटक, सभी जीव मतलब क्या हो गया? जैव घटक। और इसके साथ हो गया अजैव घटक। अब दोनों में क्या है? जैव घटक और अजैव घटक। जैव घटक में कौन सा आएगा? सभी सजीव, लिविंग थिंग्स। और अजैव घटक में नॉन लिविंग थिंग्स। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स में आएगा जैसे मिट्टी, जल, पेड़, पहाड़, है ना, ये सब हो गया नॉन लिविंग थिंग्स। और जैव घटक ये सब जैसे कि रोशनी, धूप, तो ये सब क्या हो गया? पेड़ नॉन लिविंग नहीं है, वो लिविंग थिंग्स है, सजीव है। हाँ, तो लिविंग में पेड़ को हम डालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि सभी जीव मतलब जैव घटक और अजैव घटक। मिट्टी नहीं होता तो हम लोग रह नहीं पाते, पानी नहीं होता हम लोग पी नहीं पाते, तो सभी जीव जंतु को चाहिए प्रमुखता से। तो ये दोनों लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों जब आपस में मिल जाए और मिलने के बाद वो पारितंत्र बनाएगा, इकोसिस्टम बनाएगा। क्या बनाएगा? क्या बनेगा? इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में क्या होगा कि वह पारितंत्र में निश्चित भूभाग मतलब निश्चित एरिया के ही जीव जंतु के बारे में चर्चा होगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ ठंडा पड़ रहा है तो हम लोग स्वेटर पहन रहे हैं, भारत में ही चाहे दूसरे देश में बहुत गर्मी भी पड़ रही है, तो जहाँ गर्मी होगा तो वहाँ का पारिस्थितिक तंत्र अलग हो गया, हम लोग का यहाँ क्लाइमेट अलग हो गया। और यही देश में और जगह है जहाँ पर कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, माइनस में भी टेम्परेचर है, तो वहाँ रहने वाले जीव उसके अनुकूल बनेंगे। और ये सारी प्रक्रिया मतलब किसी निश्चित भाग के बारे में बात करें आगे समझ में कि किसी निश्चित जगह के जीव जंतु और वहाँ के जैव घटक और जैव घटक आपस में मिलकर के पारिस्थितिक तंत्र बनाएंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग लिख लीजिए। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंग, पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग किसको बोलते हैं? पत्तियों को बोलते हैं। बहुत अच्छा, क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है?
क्या पाया जाता है? बहुत अच्छा, वेरी गुड। तो लिखेंगे अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? प्रश्न हो गया, प्रकाश संश्लेषी अंग किसे कहते हैं? तो इसको प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियों को कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल होने के कारण ही यह पौधा का रसोई घर कहलाता है। पेड़ पौधा का रसोई घर, किचन, पत्तियों कहा जाता है। इसमें वर्णक क्लोरोफिल पाया जाता है जो क्या काम करता है? भोजन बनाने का काम करता है।